बीएससी पार्ट फर्स्ट में जो जेनेटिक्स वाला पेपर है आपके जूलॉजी में भी है और बॉटनी में भी है। दोनों में ही जेनेटिक्स के बारे में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। लेकिन आपको सबसे पहले जानना जरूरी होगा कि वास्तव में जेनेटिक्स या आनुवंशिकता होती क्या है, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो जेनेटिक्स के बारे में स्टडी करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम सब जानते हैं आनुवंशिकता के बारे में, हम हजारों सालों से जानते आ रहे हैं। जब से हमारे मानव समाज में एक विकास का क्रम आरंभ हुआ है तब से हम जानते आ रहे हैं। बस हमें उस शब्द के बारे में चयन करने में पता नहीं था कि ये प्रोसेस कैसे होता है, लेकिन हम सभी जानते थे कि नीम के पेड़ के बच्चे, नीम के पेड़ के नीचे नीम के पेड़ के बीच से नीम का पेड़ ही बनेगा, आम के पेड़ से आम ही बनेगा, सरसों के दाने से सरसों ही बनेंगे, गेहूं से गेहूं ही बनेगा, ये हम सब जानते हैं। बकरी का बच्चा बकरी होगा, छोटी क्लासेस में पढ़ते आए। और हम प्रारंभिक काल से जब हमारी एजुकेशन भी स्टार्ट नहीं हुआ था तब से भी आम इंसान भी इस बात को, अवधारणा को मनुष्य भी जानता था, और जानवर भी इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि उनके बच्चे उन्हीं के जैसे संततियों को उत्पन्न देंगे, यानी कि जन्म करते हैं, जीव जन्म करते हैं। तो जन्म करने के पीछे जो उद्देश्य होता है उनकी प्रोजेनी को या उनकी वंशावली को या उनके गुणों को, जो उनके गुण हैं, उनके लक्षण हैं या उनकी संततियों में जाने चाहिए। इसे ही तो आनुवंशिकता कहते हैं। आधुनिक अवधारणा में इसको आनुवंशिकता कहा गया। लेकिन इन सब चीजों को बहुत क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करने का कार्य जो किया है हमारे एक महान वैज्ञानिक हुए हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनका यहाँ पर लगा हुआ है, और मैं उन्हीं के बारे में बताना चाहता हूँ। क्या इसीलिए फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। इनका जन्म 1822 ईस्वी में हुआ था और 1884 ईस्वी में 1884 में इनकी डेथ हो गई थी। ये ऑस्ट्रिया में एक मॉन्क के रूप में कार्य करते थे, पादरी के रूप में कार्य करते थे किसी चर्च के अंदर। लेकिन मेंडल उस समय शिक्षा का प्रसार, इतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ करता था, तो ये उस समय एक कम्युनिटी स्टडी करते थे, साइंस में सभी जिसमें भी जिसकी रुचि होती थी वो पढ़ लिया करता था। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने भी अपने जो प्रयोग थे, आप सभी को पता होगा कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग किस प्लांट पर किए थे। आपको सबको ध्यान है कि इन्होंने अपने प्रयोग पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम गार्डन पी, जो मटर का पौधा होता है उसके ऊपर किया था। तो मटर के पौधे के चयन के पीछे भी इनके बहुत सारे कारण है, वो आगे स्टडी करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले जानें कि 1865 से 1866 में इन्होंने जो काम किया था उसके कुछ जर्नल्स में, वहाँ उस समय जो मैगजीन्स निकलती थी साइंस की, उनमें इन्होंने प्रकाशित किया था इनके लेख को, जिसमें रिजल्ट्स को। लेकिन मेंडल के जो नियम थे हम सब जानते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल ने 3-4 तरह के नियम दिए थे। 3 तरह के नियम, जो मेंडल का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ऑफ मेंडल और थर्ड लॉ ऑफ मेंडल। यह आनुवंशिकता का जो प्रथम नियम होता है और लॉ ऑफ डोमिनेंस कहलाता है, प्रभाविता का नियम कहलाता है, और सेकंड नियम जो होता है वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम कहलाता है, और थर्ड नियम जो है वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो होता है, स्वतंत्र अपीलन का नियम जो होता है, वो जब गैमेट्स बनते हैं वो अलग-अलग पृथक रूप से अलग-अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो उन नियम के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी प्रारंभ में कि जो मेंडल ने जो काम किया था वो उनकी जन्म के दौरान या उनकी मृत्यु के बाद तक भी किसी को पता नहीं चला था। 1884 में ही उनकी डेथ हो गई। उसके बाद उस समय जब उन्होंने बहुत पब्लिश भी करवाया उनके कार्य को, लेकिन उस समय के साइंटिस्ट लोगों को उनके कार्य समझ में ही नहीं आए। इसीलिए कहते हैं कि मेंडल का जो कार्य था उसके समय से बहुत आगे का कार्य उसने कर लिया था। इट मींस दैट इज ही, दिस पर्सन इज वेरी जीनियस पर्सन, मतलब बहुत इंटेलिजेंट थे ये। तो उन्होंने उस समय ऐसे काम करे जो उस समय के लोगों को शायद समझ ही नहीं आए। इसीलिए फिर उन्हीं के कार्य को दोबारा करते हुए एरिक्सन मार्क ऑफ लॉरेंस लोगों ने 19 में, यानी कि 20वीं सेंचुरी के फर्स्ट में, सन 1900 ईस्वी में दोबारा खोज की, और फिर उनको फिर उस समय मेंडेलियन जेनेटिक्स के नाम से इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया, और उनके कार्यों की सराहना करते हुए उनके नाम पर ही इनको मेंडल्स लॉ कहा गया, जेनेटिक्स के नियमों को। तो मेंडल्स लॉ, फर्स्ट मेंडल्स लॉ, सेकंड मेंडल्स लॉ और थर्ड मेंडल्स लॉ कहा गया उनको। तो इस तरह से जो मेंडल ने जो नियम दिए थे उनमें उनको उस समय उन्होंने कारक शब्द यूज किया था जीन के लिए। उस समय जीन नहीं जानते थे वो, एलिस के बारे में ये कॉन्सेप्ट बहुत बाद में आया, जॉनसन ने जीन शब्द दिया बाद में। तो फैक्टर्स कहा था उन्होंने, फैक्टर्स मतलब कारक, यानी उन्होंने बताया कि पौधों में कुछ ऐसे कारक होते हैं जो कि किसी भी लक्षण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो
तो उन्होंने लक्षणों को रेसेसिव कैरेक्टर्स और रेसेसिव कैरेक्टर्स और आपके रेसेसिव कैरेक्टर्स और डोमिसाइल कैरेक्टर्स, डोमिनेंट कैरेक्टर्स, यानी कि किसी भी पौधे में जो जीन होते हैं उसके दो रूप पाए जाते हैं, एक उसका प्रभावी कारक होता है और एक अप्रभावी कारक होता है। तो हम जैसा कि कह सकते हैं कि जो रेसेसिव कैरेक्टर होता है वो स्मॉल से डिनोट करते हैं और कैपिटल कैरेक्टर को कैपिटल से हम उसके डोमिनेंट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम जब किसी भी पौधे में लंबाई के लिए किसी भी प्लांट कैरेक्टर को हम ले लें, चाहे वो लंबापन हो उसका, चाहे उसमें बौनापन हो या डार्कनेस हो या उसका पिंक कलर हो, रेड कलर हो, उसके किसी भी कैरेक्टर को हम ये देख लेते हैं कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है उसको हम कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं और जो उसका शॉर्ट कैरेक्टर होता है या उसका रेसेसिव कैरेक्टर होता है, अप्रभावी लक्षण जो होता है उसको हम स्मॉल कैरेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम जनरली मेंडल्स के जो नियम है उनके बारे में हम स्टडी करते हैं, तो उसमें ये चीजों को मेंशन करते हैं। तो आज हम ये देखते हैं कि मेंडल जो थे उन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे जनरली। तो आप सभी जानते हैं कि मटर के पौधे पर ही उन्होंने क्यों प्रयोग किए, क्योंकि मटर कैसा प्लांट होता है, पेरेनियल प्लांट होता है। एक वर्ष मतलब एक वर्षीय पौधा होता है, बहुवर्षीय पौधा नहीं होता है, वो एक तरह से एनुअल प्लांट होता है, यानी कि हर वर्ष उसकी बहुत बार खेती की जा सकती है। और जो बहुवर्षीय पादप में अगर वो एक्सपेरिमेंट करते तो फिर बहुत दिनों में उनको रिजल्ट्स मिलते हैं, इसलिए उन्होंने किसी ऐसे पौधे का चयन किया जो कि एक वर्षीय हो। ठीक है, तो एनुअल प्लांट का उन्होंने चयन किया और मटर एक स्वपरागित पौधा होता है। सेल्फ मटर के प्लांट का चयन करने के पीछे उनका सेल्फ पॉलिनेशन मटर के पौधे में होता है। दिस इज द एनुअल प्लांट था वो, है ना, ठीक है। और उसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की बर्बाद थी। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स से मतलब विपर्यासी लक्षण। मेंडल ने जो मटर के पौधे का चयन किया तो लक्षण तो देखने थे अलग अलग तरह के, बहुत सारे विपर्यासी लक्षण भी उसने देखे, जैसे कि फली का रंग, मटर के पौधे की लंबाई, उसके फली की लंबाई, फली के अंदर बनने वाले बीजों के आकार झुर्रीदार है या गोल है, या फिर मटर के पौधे में जो उसका प्लांट होता है वो डॉर्फ होता है या टॉल होता है, लंबा पौधा होता है या छोटा पौधा होता है। इस तरह से उसने 5 या 6 7 कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी किया अलग अलग, तो उसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स भी अवेलेबल थे। इसीलिए मेंडल की फसल को एक वर्षीय होने के कारण एक वर्ष में ही गार्डन में 2 या 3 बार उसकी फसल ली जा सकती थी। तो उसके क्रॉस पॉलिनेशन की व्यवस्था भी उसमें देखी, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप थी, तो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होने से पौधों में आपस में क्रॉस पॉलिनेशन भी करवाया जा सकता था और उनकी ब्रीड के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती थी। तो मेंडल ने इस तरह से मटर के पौधे का चयन किया और उससे जेनेटिक्स के लॉज बनाए। तो आज हम जो फर्स्ट जेनेटिक्स लॉ है मेंडल का, दिस इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। फर्स्ट लॉ जो है मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस, किसी भी चीज मतलब प्रभाविता का नियम, यानी कि मेंडल के अनुसार कोई भी लक्षण जो प्रभावी होता है ना तो वो अपना लक्षण प्रकट करता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर कोई जीन प्रभावी है, जैसे कि कोई पौधे लंबे पौधे हैं, अब लंबे पौधे का आप क्रॉस बौने पौधे से कराएंगे तो हमेशा लंबेपन का लक्षण प्रभावी होगा। या हम कहें कि कोई भी झुर्रीदार बीज वाले पौधे का क्रॉस गोल बीज वाले पौधे से कराएंगे तो अक्सर हम झुर्रीदार पौधे को क्या मानते हैं, झुर्रीदार बीज को क्या मानते हैं, बेकार सीड मानते हैं। तो गोल बीज को हेल्दी सीड मानते हैं। तो हेल्दी सीड का जब झुर्रीदार रिकर्ड सीड से क्रॉस कराएंगे तो वहां पर जो रिकर्ड सीड है वो रिसेसिव हो जाएगा और राउंड सीड जो है, राउंड सीड जिसका है वो डोमिनेट हो जाएगा। तो यानी कि प्रभाविता का नियम, मेंडल ने कहा कि जो भी लक्षण जो प्रभावी होते हैं ना वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, इसी नियम को मेंडल का प्रभाविता का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। इसमें जैसे कि मान लीजिए कि इसमें अब कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच में क्रॉस कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें, कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा। दिस इज द पेरेंट्स, ये क्या है, पेरेंट्स है, मतलब पेरेंटल प्लांट है। टॉल प्लांट का क्रॉस ड्वार्फ प्लांट से कराएंगे अगर तो क्या मिलेगा हमें, ये टॉल प्लांट ही मिलेगा।
इसी ही तो हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब ये टॉल प्लांट कैसा हुआ, हेटेरोजाइगस, विषम युग्मजी लंबा। लेकिन अगर हम इसका जो ये प्लांट का क्रॉस करा के देखेंगे चेकरबोर्ड से, तो इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप दो शब्द आपने पढ़े होंगे, जीनोटाइप फिनोटाइप। जीनोटाइप यानी कि जो उसकी जीनी संरचना में विद्यमान होता है। हम यहाँ इस प्लांट को, लंबे प्लांट को देखकर ये कह सकते हैं दिस इज द टॉल प्लांट, बट टॉल प्लांट ये हेटेरोजाइगस है या विषम हेटेरोजाइगस है या होमोजाइगस है, ये हम जीनोटाइप के आधार पर ही देखकर बता सकते हैं। जीनोटाइप किसी भी पौधे के वे लक्षण होते हैं जो बाहर से देखकर बताए नहीं जा सकते हैं। इनको क्रॉस कराकर हाइब्रिड या ब्रीड बनाकर उनके क्रॉसिंग के माध्यम से ही पता कर सकते हैं। अगली जनरेशन में F1 जनरेशन में, तो यहाँ पर F1 जनरेशन जो है फर्स्ट फीमेल जनरेशन में ही हम पता कर सकते हैं, सेकंड जनरेशन F2 जनरेशन में पता कर सकते हैं। तो जबकि फिनोटाइप को हम बाहर से देखकर बता सकते हैं कि पौधा लंबा है या बौना है। ये भी लंबे पौधे हैं, ये भी लंबे, लेकिन ये लंबा कैसा है, समविभुजीय, और ये लंबा विषमविभुजीय। इसका पता करने के लिए इसके जीनोटाइप का कि कैसा जीनोटाइप होगा, तो हम कैपिटल T और स्मॉल t और स्मॉल t का चेकरबोर्ड हम बनाएंगे, तो उससे क्रॉस कराएंगे तो हमें पता चल जाएगा। कैपिटल T का स्मॉल t से कराएंगे तो कैपिटल T, कैपिटल T का स्मॉल t से कराएंगे कैपिटल T, कैपिटल T का स्मॉल t से कराएंगे कैपिटल T, स्मॉल t का स्मॉल t से कैपिटल T का स्मॉल t से करा दिया क्रॉस, कैपिटल T का स्मॉल t से करवा दिया, और इस कैपिटल T का स्मॉल इसका क्रॉस यहाँ पर हमने गलत कर दिया, कैपिटल T स्मॉल t, और यहाँ पर ये यहाँ पर कैपिटल T और स्मॉल t, कैपिटल T ये हो जाएगा, कैपिटल T हो जाएगा, और ये कैपिटल T और स्मॉल t हो जाएगा, फिर ये कैपिटल T हो जाएगा, स्मॉल t हो जाएगा, यानी कि 1:2:1, 1 और 1, और ये दो विषमयुग्मजी और दो समयुग्मजी, और फिनोटाइप 1:3, 1 तो एक जैसा हो गया, यानी कि टॉल तो कैसे, तो टॉल हो गया कंप्लीट, और 3 तो टॉल हो गए, और ये आपका डॉर्फ हो गया। इस तरह से चेकरबोर्ड की विधि से हम बता सकते हैं कि पौधों का जीनोटाइप और फिनोटाइप कैसा रहेगा। यहाँ पर कैपिटल T और कैपिटल T स्मॉल t का क्रॉस कराने से हमें जीनोटाइप और फिनोटाइप का पता चल जाता है कि कैपिटल T से कैपिटल T टॉल समविभुज हो जाएगा, और ये डॉर्फ समविभुज हो जाएगा। इस तरह के प्लांट्स हम यहाँ पर 1:2 के बात में, और दो पौधे कैसे मिल जाएंगे हमें, विषमविभुज मिल जाएंगे। और जब अगर बाहर से देखने पर हमें क्या लगेगा, ये भी टॉल लगेगा, ये भी टॉल लगेगा, और ये भी टॉल लगेगा, इसलिए 3 प्लांट्स ऐसे मिलेंगे जो लंबे होंगे और एक बौना पौधा मिल जाएगा, 1:3 का रेशियो में मिल जाएगा। तो प्रभाविता का नियम इस तरह से मेंडल का प्रभाविता का नियम कहलाता है। इसके आधार पर हम पौधे अपने प्रभावी लक्षण को प्रकट करते हैं। तो बच्चों, आज हमने जाना कि जो जेनेटिक्स है या आनुवंशिकता है, उसके माध्यम से पौधों में कि किस प्रकार से प्रभाविता का लक्षण प्रभावी होता है, और उसके आधार पर पौधे अपना लक्षण प्रकट करते हैं। और जब हम इनका क्रॉस कराकर देखते हैं तो जीनोटाइप और फिनोटाइप के माध्यम से उनके बारे में, उनकी जीनी संरचना के बारे में पता कर सकते हैं। जीनोटाइप किसी भी पौधे का हम क्रॉस कराने पर ही पता कर सकते हैं।